आईपीएल के एक खिलाड़ी के पास 4 से 5 साल खेलकर इतना पैसा आ जाता है जिनका पीएसएल जैसी लीग्स का एक साल का पूरा बजट होता है। ये स्टेटमेंट आपने हजारों बार सुना होगा। ये भी साथ में सुना होगा कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि उसने अगर आईसीसी से खुद को अलग कर लिया तो आईसीसी के साथ साथ बाकी कुछ भी क्रिकेट बोर्ड जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएंगे। तो आखिर आईपीएल में इतना पैसा आया कहां से? इतना ज्यादा पैसा कि बीसीसीआई का नेटवर्थ कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। कैसे खड़ा हुआ ये पैसे का एम्पायर, आज हम आपको अच्छे से बताते हैं। आईपीएल का पूरा पैसा कमाने वाला सिस्टम जिस चीज पर टिका है उसे सेंट्रल रेवेन्यू पूल कहा जाता है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आता है मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से। बीसीसीआई ने इसका एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाया है जिसमें उनका कंट्रोल भी बना रहता है और फ्रेंचाइजी भी फाइनेंशियली स्टेबल रहती है। इस मॉडल के हिसाब से सेंट्रल रेवेन्यू का 50% हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखता है, जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट चलता है। बाकी का 50% दो हिस्सों में बढ़ता है, जिसमें से 45% बराबर 10 फ्रेंचाइजीज में बांटा जाता है और 5% प्राइज मनी के तौर पर उन टीमों को दिया जाता है जो अच्छा परफॉर्म करती है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि अगर कोई टीम मैदान पर अच्छा नहीं भी खेल रही तो भी उन्हें घाटा नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल फंड से आने वाला पैसा उनकी ज्यादातर खर्चे और प्लेयर्स की सैलरी तक कवर कर देता है। इसलिए पंजाब और दिल्ली जैसी टीम आज तक मुनाफे में है। ऊपर से बीसीसीआई अपनी कमाई को और मजबूत करने के लिए हर साल फ्रेंचाइजी से फीस भी लेता है। 2018 के बाद से हर फ्रेंचाइजी को अपनी कुल कमाई का 20% हिस्सा बोर्ड को देना होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे जैसे लीग की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और फ्रेंचाइजी नए तरीके से पैसा कमाती है, वैसे वैसे बीसीसीआई का हिस्सा भी अपने आप बढ़ता जाता है। इस पूरे पैसे के खेल को और भी बड़ा बनाता है बीसीसीआई का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी में दबदबा, जहां उन्हें हर साल $600 मिलियन के रेवेन्यू में से करीब 38.5% हिस्सा मिलता है, जो लगभग $230 मिलियन सालाना बढ़ता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में क्रिकेट के कुल टीवी रेवेन्यू का करीब 85% हिस्सा अकेले भारत से आता है। अब बात आईपीएल की, इसमें इतना पैसा आता कहां से है? आईपीएल की कमाई का असली ग्राफ अगर कहीं साफ साफ दिखता है तो वो है उसके मीडिया राइट्स के ऑक्शन में, जो हर 5 साल में होते हैं। शुरुआत 2008 में हुई थी, जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स और वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप के साथ पहला डील करीब $1.03 बिलियन में 10 साल के लिए हुआ था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लोग आगे चलकर इतना बड़ा पैसा बनाएंगे, लेकिन 2023-27 के साइकिल तक आते आते यही राइट्स करीब 48,390 करोड़ रुपए यानी लगभग $6.2 बिलियन में बिके, जो पिछले साइकिल के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़ोतरी थी। इस भारी भरकम वैल्यूएशन ने आईपीएल को दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स मीडिया प्रॉपर्टी बना दिया, जहां हर मैच की कीमत के मामले में वो सिर्फ अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग यानी एनएफएल से पीछे है। आईपीएल के हर मैच की वैल्यू को समझना भी जरूरी है, क्योंकि यही बताता है कि दुनिया में इसकी कितनी पकड़ है। 2023-27 के दौरान एक अकेला आईपीएल मैच सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग से ही करीब 13.4 से $16 मिलियन तक कमा लेता है। अब आपको एक बढ़िया फैक्ट बताता हूँ, वो ये कि इस साल पीएसएल में बिकी एक टीम की वैल्यूएशन $6 मिलियन की और दो टीमों की $14 मिलियन, यानी आईपीएल का एक मैच इन दोनों टीमों पर अकेला भारी पड़ता है। फिर 2024 के आखिर में एक बड़ा बदलाव आया, जब डिज्नी ने अपने इंडिया की टीवी और स्ट्रीमिंग बिजनेस को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर जियो स्टार नाम का नया प्लेटफॉर्म बना दिया। इससे 2025 सीजन के सारे राइट्स एक ही छत के नीचे आ गए। इस मर्जर का फायदा ये हुआ कि अब एड रेट्स और व्यूअर डेटा पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ एडवर्टाइजर्स के लिए थोड़ी मुश्किल भी बढ़ गई, क्योंकि पहले स्टार और जियो के बीच जो कंपटीशन था उससे उन्हें बेहतर डील्स मिल जाती थी। ब्रॉडकास्टर्स के लिए असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उन्हें इन अरबों के इन्वेस्टमेंट को वापस निकालना होता है और इसके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है एडवर्टाइजिंग और सब्सक्रिप्शन। डिज्नी स्टार जो टीवी पर काम करता है और जियो स्टार जो डिजिटल पर फोकस करता है, दोनों अलग अलग लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली स्ट्रेटजी अपनाई। टीवी पर एड्स आज भी पुराने तरीके से स्पॉट बेसिस पर बिकते हैं, मतलब तय समय पर ऐड दिखाना, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एड्स इंप्रेशन यानी सीपीएम के हिसाब से बेचे जाते हैं, जिससे खास ऑडियंस को टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। 2025 सीजन में एक नया ट्रेंड तेजी से उभरा है, जिसे कनेक्टेड टीवी यानी सीटीवी कहा जाता है और ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला सेगमेंट बन चुका है। अगर कोई एडवर्टाइजर आईपीएल फाइनल के दौरान सीटीवी पर 10 सेकंड का एड स्लॉट लेना चाहता है तो उन्हें करीब 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं अगर बात रेगुलर मैचों की करें तो सीटीवी पर 10 सेकंड का स्लॉट करीब 8.5 लाख रुपए में मिलता है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 30% ज्यादा है।
इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब शहरों में लोग तेजी से स्मार्ट टीवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और वहीं पर आईपीएल देखने का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास किया, जिसके बाद रियल मनी गेमिंग यानी आरएमजी पर तुरंत बैन लग गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और एमपीएल जैसे प्लेटफॉर्म एक झटके में खेल से बाहर हो गए। जिस लीग का फाइनेंशियल ढांचा इन प्लेटफॉर्म्स के साथ गहराई से जुड़ चुका था, वहाँ यह असर किसी झटके से कम नहीं था। लगभग एक दशक तक फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म्स ने भारत में स्पोर्ट्स मार्केटिंग के पूरे खेल को बदल कर रख दिया था। ये कंपनियां सिर्फ स्पॉन्सर नहीं थी, बल्कि एडवर्टाइजिंग ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2023 में ही ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने करीब 2964 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस पर खर्च किए थे, जो दिखाता है कि उनका स्केल कितना बड़ा था। इस बैन के बाद बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप डील्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। बीसीसीआई की नेशनल टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप अचानक खत्म हो गई। वहीं आईपीएल की फैंटेसी राइट्स जो माई 11 सर्कल के साथ 625 करोड़ रुपए के थे, उन्हें भी रोकना पड़ा। सबसे बड़ा झटका ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू को लगा, क्योंकि अंदाजा लगाया गया कि इस बैन की वजह से आईपीएल के एडवर्टाइजिंग पूल से करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक का पैसा गायब हो गया, जो पूरे मीडिया राइट्स का लगभग 25% हिस्सा था। इसका सीधा असर आईपीएल की वैल्यूएशन पर पड़ा। 2025 में लीग का ओवरऑल मार्केट वैल्यू करीब 20% गिरकर $9.6 बिलियन पर आ गई और 2023 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब इसकी ब्रांड वैल्यू $10 बिलियन के नीचे चली गई। आरएमजी प्लेटफॉर्म के हटने से एड रेट्स भी ठंडे पड़ गए। पहले फैंटेसी एप्स के बीच जो तगड़ी बिडिंग होती थी, उससे 10 सेकंड के एड स्लॉट की कीमत आसमान छूने लगती थी, लेकिन अब उनके बिना ब्रॉडकास्टर्स को नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी। अब वो ई-कॉमर्स, फिनटेक और डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकिंग जैसे सेक्टर्स में नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं ताकि रेवेन्यू का गैप भरा जा सके। फिर भी इस 15,000 करोड़ के बड़े झटके के बावजूद बीसीसीआई ने दिखा दिया कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। ड्रीम 11 के जाने के बाद उन्होंने जल्दी ही एडिडास और अपोलो टायर्स के साथ नए डील्स पक्के कर लिए। 2025-28 के साइकिल के लिए बीसीसीआई ने फ्रंट ऑफ जर्सी राइट्स के लिए 400 करोड़ रुपए का टारगेट रखा, जो पिछले ड्रीम 11 डील से भी ज्यादा था। इसका मतलब साफ कि आईपीएल की ऑडियंस इतनी बड़ी और लॉयल है कि ट्रेडिशनल ब्रांड्स के लिए ये अभी भी सोने की खान है। चाहे फैंटेसी वाला पैसा फिलहाल खेल से बाहर ही क्यों ना हो गया हो। तो यह था आईपीएल में पैसे का सारा खेल, जिसने बीसीसीआई की ब्रांड वैल्यू को 7वें आसमान पर ला करके खड़ा कर दिया है। 20% डिवैल्यूएशन के बावजूद आईपीएल बाकी लीगों से कोसों आगे है और अभी भी ग्रोथ पर चल रही है।